रूस का यूक्रेन पर बड़ा घातक हमला हुआ है। कई यूक्रेनी शहरों पर सीरियल हमला किया गया। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर हमला किया गया। मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया गया। तस्वीर आपके सामने, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ इस बड़े हमले को रूस की तरफ से अंजाम दिया गया और जानकारी है कि मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर बड़े हमले। रूसी बमबारी से यूक्रेन में भारी तबाही। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के कई शहर दहल गए। रूसी एयरफोर्स के ताबड़तोड़ अटैक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और एक बार फिर से रूस भड़क गया है और यूक्रेन पर बड़े विध्वंसक हमले किए गए। आपको बताते हैं जो हमला किया गया इसमें बहुत बड़ी तबाही मची है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक, रूसी एयरफोर्स का हमला, एक साथ कई शहरों पर अटैक किया गया है। रूसी एयरफोर्स की तरफ से राजधानी कीव पर अटैक हुआ है। 10 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जिन पर हमला हुआ है। बिल्कुल, इसके अलावा खबर यह कि बड़ी इमारतों पर हमला किया गया। यूक्रेन में इसके बाद भारी तबाही मची है। 24 घंटे से लगातार हमले जारी हैं। और देखिए, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जो आज खास मेहमान है उनसे आपका परिचय करा दे। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और संजय भारद्वाज सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वीके चतुर्वेदी सर, आपसे ये सवाल है, देखिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन काफी आग बबूला है, नाराज है जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से कुर्स्क में हमला हुआ है, कब्जा किया गया या फिर ये रूस के अलग अलग शहरों पर, अब ये जो रूस की तरफ से पलटवार किया गया इसको आप कैसे देखते हैं और क्या अंजाम आप इसका देखते हैं? करुणा, ये रिटेलिएशन होना ही था। कुर्स्क में जो हमला किया है ये जेलेंस्की की एक भूल है, लेकिन उस वक्त शायद उन्होंने सोचा था कि मैं जब नेगोशिएटिंग टेबल पे जाऊं तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाऊं, और इस को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य उन्होंने हासिल किया कि कुर्स्क में मैं थ्रेटन करूंगा रशिया को। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ है, उनके ईस्टर्न यूक्रेन में जो डोनेस्क और लुहांस्क की एरिया में उनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। बाकी शहरों में तबाही मची हुई है, एयर रेड्स हो रहे हैं और मिसाइल से हमले हो रहे हैं, इस सब का। लेकिन कुर्स्क में ज़रूर थोड़ी बहुत उनको कामयाबी मिली है। और इसका जो अंत, जो परिणाम होगा, मैं समझता हूँ न्यूक्लियर, आई स्टिल फील कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रूस एक जिम्मेवार देश है और न्यूक्लियर की जो तबाही होगी उसको वो जानता है, और उसके बाद क्या रिटेलिएशन होगा वो भी वो समझता होगा। वो न्यूक्लियर का मैं नहीं समझता कि अभी वो स्टेज आई है, लेकिन अब वो स्टेज है जबकि दोनों देशों को साथ मिलकर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बैठकर बात करनी चाहिए, शांत की पहल होनी चाहिए, और नहीं तो युद्ध से कोई भी समस्या का हल नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही चतुर्वेदी सर कि समस्या का हल तो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही सामने आएगा, जब आमने सामने दोनों मुल्क टेबल पर या पटल पर आएंगे और उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। ग्राउंड जीरो पर बहुत अटैक हो रहे हैं। एवीएम ओपी तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको लगता है कि पुतिन ये हथकंडा अपनाएंगे कि वो एटमी युद्ध को बढ़ावा दें, या वाकई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पुतिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, जब तक हमले हो रहे हैं ग्राउंड जीरो पर ठीक है, लेकिन अब तो बात मेज़ पर आएगी, बातचीत की मेज़ पर आ जाएगी? देखो, ये पुतिन को और परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब का, जैसे चतुर्वेदी सर बता रहे थे कि ये शुरुआत में पूरी तरह से मतलब कन्विंस्ड हूँ कि ये शुरुआत रशिया की तरफ से नहीं होगी, बिकॉज वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल देश रहा है, इतिहास में देखा जा सकता है। कोई भी अगर कोई गलती जेलेंस्की की तरफ से होती है, या उन्होंने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो उनके पास अगर कुछ वो डैमेज करते हैं जिससे कुछ रिएक्शन हो सकता है कि रूस को विवश होकर कुछ करना पड़े। लेकिन जहाँ तक इनका जेलेंस्की का जो मूव जैसे किया था, चतुर्वेदी सर जैसे बता रहे थे कि उसने, उनका एम था अटेंशन डाइवर्ट करना और एक स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएशन टेबल पर जाना। लेकिन रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। रशिया ने अपने कोई ट्रूप्स डाइवर्ट नहीं किए, बल्कि उसके जो इनके वेस्टर्न फ्रंट है यूक्रेन में, वो आगे बढ़ते रहे और ये काफ़ी जो शहर है उनको डैमेज करना शुरू किए। जैसे ये काफ़ी एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था यूक्रेन,
बाई सेंडिंग लॉट ऑफ ड्रोन्स और ये भेज के अंदर न्यूसेंस कर रहे थे। अभी रशिया वेट कर रहा था कि तो ज़्यादा डैमेज करोगे तो हम स्ट्राइक, हम एक फोर्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि कीव में, कल देखा कीव के पार्लियामेंट के पास भी नहीं कुछ ड्रोन गिरे हुए हैं। तो हर जगह ये टारगेट करें ताकि यूक्रेन को पता है कि उनके रेंज में है। जब भी इनकी एयरफोर्स एक बॉम्बिंग करना शुरू करेगी तो यूक्रेन के जो मेन बड़े शहर है उसको ज़मीन पर लाना में कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, बहुत समय का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन रशिया ये नहीं चाहता। रशिया का मेन उद्देश्य था एक बफर जोन क्रिएट करना ताकि नेटो उसके आगे न बढ़ सके। लेकिन इस तरीके से कुर्स्क में इन्होंने जो गलती की ये इनके लिए एक वाटरलू साबित होगा। तो कुर्स्क में ही वर्ल्ड वॉर 2 में ये जर्मन फोर्स वहाँ जाके हारी थी। अभी देखिए उनको काउंटर करने के लिए रशिया ने कोई अपने फोर्स नहीं लगाए बट इंटरनल फोर्स लगाए हैं और उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी है। नतीजा ये होगा कि ये जो ट्रूप्स हैं जितने भी है खुद ही सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे। ये समय का वेट कर रहा है। अच्छा रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन जो जेलेंस्की को उम्मीद थी रशिया ने नहीं किया। इस तरीके से लग रहा है कि वॉर आगे बढ़ती रहेगी। निगोशिएशन के टेबल पर जैसे उससे कहा हुआ कि ब्राज़ील, इंडिया और चाइना के इंटरफेरेंस ही होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी गए हुए हैं। हो सकता है इस निगोशिएशन से दोनों देश करीब आएँ और कुछ समाधान निकल सके। बिल्कुल सर, जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल जिनके रूस जाने की जो खबर अब सामने आ रही है, तो हो सकता है कि अब इससे एक बहुत बड़ा जो हम देख पा रहे हैं कि संघर्ष का लंबे दौर चल रहा है वो खत्म हो पाए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी बंकर पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ। वुहलेदार में यूक्रेनी बंकर ड्रोन से हमला किया गया। रूसी ड्रोन हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल हुए। रूसी हमले में कई यूक्रेनी बंकर ध्वस्त हो गए। और एक और बड़ी खबर जयपुरिजिया से आ रही है। जयपुरिजिया में रूस का Mi-28 हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है। यूक्रेनी बेस पर दागी Kh-39 मिसाइल। धमाके में यूक्रेनी सैनिकों का ठिकाना तबाह हो गया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हुई है। और वहीं यूक्रेन के खार्किव में भी बड़ा हमला रूस का हुआ। खार्किव में कई इमारतों पर हमला किया गया। खार्किव हमले में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हवाई हमले में कई लोग घायल हुए हैं। ड्रोन और मिसाइल के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है यूक्रेन के कई शहरों पर। और ये देखिए खार्किव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतों को टारगेट पर लिया गया। और यूक्रेन पर सीरियल अटैक की ये जो रणनीति बनाई गई, सीरियल अटैक किए गए, ये एक बहुत अहम पड़ाव नजर आ रहा है युद्ध का। आपको आइए जानकारी देते हैं कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सीरियल अटैक हुआ है। कीव, राजधानी कीव में हुआ है, खार्किव में हुआ है, पोल्टावा में हुआ है, लवीव में भी हुआ है। इसके अलावा खेरसोन और निप्रोपेस्कोस यहाँ पर भी हमले हुए हैं। निकोलेव में हमले हुए हैं, चर्निगोव में भी हमले बताए जा रहे हैं, विनीत्सिया में भी हमले हुए हैं और करुणा मिरगोरोद में भी हमले बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा खेमेल्स्की पर भी जो हमला है वो किया गया है। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहां पर एक साथ कई जगहों पर हमले बोले गए। तो यूक्रेन पर किस तरह से बारूद बरसाया गया है। संजय भारद्वाज सर, सवाल आपसे यह है, हम देख रहे हैं कि यूक्रेन भी अपनी पूरी ताकत लगा दे रहा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए, और रूस भी जो जवाबी हमला वो कैसे यूक्रेन पर कर रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि जो खबर आ रही है कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल वो अब व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे ताकि इस युद्ध को खत्म किया जाए। इस बातचीत की टेबल पर आने से पहले दोनों देश पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको? देखिए, मैं पहले भारत से और अजीत डोभाल जी से शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिए, भारत क्या है? भारत बुद्धा का देश है, भारत गांधी का देश है, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, शांति की बात करता है। भारत ने कहा हम कभी न्यूट्रल नहीं है, हम हमेशा पीस के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ये दौर जो है युद्ध का दौर नहीं है, हम शांति चाहते हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से हम हर कॉन्फ्लिक्ट का समाधान की बात करते हैं। कभी एग्रेसिव नहीं, एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत काम करना चाहता है। अब जहाँ पर लड़ाई जो चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो ये बात मान के चलिए कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई कि रशिया को थ्रेट हुआ कि नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है। तो रशिया ने बैलेंस ऑफ थ्रेट को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन को न्यूट्रल करने का एक
प्रोटेक्टिव जोन बनाने का प्रयास किया कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने दें, क्योंकि अगर नाटो यूक्रेन में आ गया तो जो थ्रेट है वो रशियन बॉर्डर पे पहुंच जाएगी और उससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब कैसे इसका समाधान हो सकता है, ये बात पक्का है कि रशिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जो थ्रेट है उसके बॉर्डर पे आए। तो ये एक तरीके से पीस जोन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी और भारत के नेगोशिएशन से यूक्रेन को एक पीस जोन के रूप में लाया जा सकता है, और जो थ्रेट है वो यूक्रेन के बियॉन्ड रह सकती है, वो ईस्टर्न यूरोप के बाकी कंट्रीज तक रह सकती है। ये लेकिन इसके लिए मुझे जो अभी जो इमीडिएट स्ट्रेटजी लग रही है यूक्रेन और रशिया की, कि दोनों एक तरीके से धुआंधार जो एक बमबारी हो रही है, मिसाइल्स अटैक्स हो रहे हैं, कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, कोई ईरान से मिसाइल्स लेने की बात कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं कि देखिए हम सफ़र कर रहे हैं, आप लोग दोनों देशों को इस वॉर में खपा देने की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी अब एक तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इसमें लाना चाहते हैं। और ये बात अभी देखिए इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कही, और यहाँ पे कहा गया कि भारत और मैक्सिको, भारत और ब्राज़ील ये दो कंट्री हैं, और उसमें साथ साथ चाइना की तरफ भी इंडिकेट किया कि ये नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो भारत का एक क्रेडेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी, मुझे लगता है बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो इतने लीजेंड और इतने एक्सपीरियंस व्यक्ति को, सबकी नजरें सर इसी पर हैं कि उनका जो दौरा होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा। संजय सर, बड़ी बात आपने कही कि कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट बात निकलकर सामने आएगी, और ये जो वॉर इतने दिनों से जारी है उस पर एक लगाम लग पाएगी। आगे पीस टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन में फैब 500 बम से हमला हुआ है। रूस ने फैब 500 बम से अटैक किया है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर पिन पॉइंट अटैक किया गया है। फैब 500 बम से यूक्रेन में तबाही मची है। ये देखिए, और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी वॉर जोन में रूसी पोस्ट पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने ड्रोन से थर्माइट की बौछार की है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी पोस्ट को कैसे तबाह किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, यह आप देखिए जरा। लेकिन आशंका है कि यूक्रेन पर आज भी बड़े अटैक हो सकते हैं। बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला किया है, लेकिन आज भी बड़े हमले किए जा सकते हैं रूस की ओर से। ये हमले थम नहीं रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जो हमले हो रहे हैं वो थम नहीं रहे हैं। लगातार अटैकिंग पोजीशन पर इस वक्त रूस भी दिखाई दे रहा है। पलटवार यूक्रेन कर रहा है, एक तरफ वार यूक्रेन का तो रूस की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। तो विनाशक हमले से थर्रा गया है यूक्रेन। पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने रखते हैं, किस तरह से कीव के साथ साथ यूक्रेन के बाकी शहरों पर बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया। सबसे पहले कीव की बात करें तो कीव पर आप देखिए किस तरह से बड़ा हमला किया गया। कई इमारतें इसमें यूक्रेन की राजधानी में खाक हो गई है। खार्किव में भी तबाही नजर आई है। मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। निधि जी हाँ, और आपको बता दें कि निप्रोपेट्रोव्स्क में भी हमला हुआ है। इस्कंदर मिसाइल से अटैक किया गया इस इलाके में, और इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। निप्रोपेट्रोव्स्क यूक्रेन का जेट ड्रोन फैक्ट्री यहाँ पर तबाह कर दी गई, ये जो जानकारी मिली। इसके अलावा डोनेस्क में कई यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किए गए हैं, हमले किए गए हैं। रूस का ये दावा है कि डोनेस्क में 50 फ्रांसीसी सैनिकों की मौत भी हो गई है। और एक और बड़ी बात कि डोनेस्क अटैक में यूक्रेन का MiG-29 तबाह भी किया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। हमारे साथ चतुर्वेदी सर भी मौजूद है। सर, आप क्या मानते हैं, ये जो ग्राउंड जीरो पर अटैक हो रहे हैं, कुछ चुनिंदा ऐसे इलाके हैं जिनको रूस ने टारगेट किया है, और रूस ये चाहता है कि इलाके पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाए? बिल्कुल सही निधि आपने बताया। रूस का जो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, खार्किव से लेके लुहांस्क, डोनेस्क, राइट टिल खेरसोन है, और क्रीमिया उसके पीछे। तो ये ऐसा इलाका है ईस्टर्न यूक्रेन का जो कि रशिया से ज़्यादा मेल खाता है। उनके जो रिलीजियस बिलीफ है वो भी रशियन चर्च से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और इस एरिया में वो तकरीबन अच्छी तरह से आज वो उसकी फौजें हैं, सिवाय खार्किव को छोड़ के। इस एरिया में वो और कंसोलिडेट करेगा, और जब भी नेगोशिएशन होगा तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि ईस्टर्न यूक्रेन अब वापस यूक्रेन में नहीं जाएगा, ये रशिया में रहेगा। और केवल एक चीज़, क्योंकि ऑनरेबल नेगोशिएशंस होने चाहिए, नहीं तो कभी भी नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। डिग्निटी दोनों की मेंटेन करनी चाहिए। रशिया प्रॉमिस करेगा कि मैं
रिहैबिलिटेशन में, रिकंस्ट्रक्शन में आपकी मदद करूंगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ईस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा है वो अब फॉर एवर गॉन टू रशिया, ये मेरा पूरा विश्वास है। नेटो में सर भी आपने चतुर्वेदी सर बहुत बड़ी बात की, और ये ऐसा पॉइंट है क्योंकि अगर रूस इसे बफर जोन बनाना चाहता है ईस्टर्न यूक्रेन के हिस्से को, तो क्या बातचीत के लिए तैयार हो भी पाएंगे इस शर्त के आधार पर? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ये बड़ा सवाल। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के वोरोनिश में यूक्रेन का बड़ा हमला। वोरोनिश में वेपन डिपो पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद वेपन डिपो में आग लगी। डिपो में रखे हथियार और गोला बारूद खाक हो गए। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से रूस की तरफ से वोरोनिश की ये तस्वीर है जहां पर यूक्रेन ने, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रूस के वोरोनिश की, जहां पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला किया गया। यानी ना सिर्फ रूस बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है यूक्रेन पर, बल्कि बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है रूस के अंदर घुसकर भी। और वोरोनिश में ताजा हमला हुआ है, यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमला किया गया, वेपन डिपो में आग लग गई, तबाह कर दिया। और एक और खबर डोनेट्स्क से आ रही है। डोनेट्स्क में बिल्डिंग पर यूक्रेन ने फहराया झंडा। यूक्रेनी सेना ने झंडे का वीडियो भी जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डोनेट्स्क से, जहां पर यूक्रेन ने इस बात को कहा है कि उन्होंने झंडा फहराते हुए कहा है कि इलाका उनका है। झंडे का वीडियो भी बाकायदा यूक्रेन ने जारी किया है। डोनेट्स्क की एक बिल्डिंग पर इस तरह यूक्रेन का झंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा इलाका आप देख रहे हैं, पूरा इलाका तबाह हो चुका है और खंडर बन चुका है ये इलाका। लेकिन यहाँ एक बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग की छत पर डोनेट्स्क में यूक्रेन ने अपना झंडा लगा दिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर लुहांस्क से है, जहां पर यूक्रेनी मिलिट्री ट्रक में विस्फोट हुआ। रूसी हमले के बाद ट्रक में जोरदार धमाका होता है। तस्वीर देखिए आप, ये लुहांस्क की तस्वीर है। डोनेट्स्क की तस्वीर आपको इससे पहले हमने आपको दिखाई। अब आप देखिए थोड़ा दक्षिण में अगर आते हैं लुहांस्क, जहां की तस्वीर आपके सामने है, और यहां पर यूक्रेनी ट्रक है और इस पर हमला किया गया, रूसी हमला, और इसके बाद ट्रक में बड़ा धमाका होता है, सब कुछ खाक हो जाता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स का पुतिन पर बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन की धमकियों से पश्चिमी देश न डरे, ये बर्न्स की तरफ से कहा गया। न्यूक्लियर धमकियों से न डरे, ये भी बर्न्स की ओर से कहा गया। और ब्रिटेन की यात्रा पर दरअसल विलियम बर्न्स हैं, जहां से ये बयान निकलकर सामने आया। MI6 प्रमुख से मुलाकात के बाद बर्न्स का ये बयान निकलकर सामने आया है। तो पुतिन की न्यूक्लियर धमकी से हमें डरना नहीं है, विलियम बर्न्स जो कि CIA के प्रमुख है, डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से कहा गया। पूरी बात आप जरा जानिए। पश्चिमी देशों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुतिन की न्यूक्लियर धमकी से डरना नहीं है, न्यूक्लियर धमकी को नजरअंदाज करें। जी हाँ, पुतिन को धमकी देने की आदत है, वो एक बदमाश इंसान है, ये भी कहा गया उनकी ओर से। समय समय पर बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं, उनकी धमकियों से भयभीत नहीं हो सकते। हमें सिर्फ सचेत रहने की ज़रूरत है। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तिवारी सर, आप कैसे देखते हैं बर्न्स के इस बयान को? CIA बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है और पुतिन को तो बदमाश भी कह दिया। देखिए, अमेरिका इस शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सहयोग वो NATO कंट्रीज़ कर रही है। इसके मैं जानना चाहूँगा, एक पहले इन्होंने कहा था कि हमारे जो वेपन्स होंगे, NATO के वेपन्स होंगे, रशिया के अंदर नहीं यूज करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी फैक्ट्री बनाई जिसको कि NATO ने फंड किया है और ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट आकर के वहाँ 100 पर मंथ ये ड्रोन पैदा कर रहे हैं। ये ड्रोन लकड़ी के होते हैं, समय नहीं लगता, इनफैक्ट फर्नीचर फैक्ट्री में बन रहे हैं और इनका जो इंटेलिजेंस और दिमाग, जो आर्मामेंट्स है, ये इनकी हेल्प से हो रहा है। तो इनडायरेक्टली ये NATO कंट्रीज ये उनको ड्रोन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, जो ड्रोन वन साइडेड है, मीन्स को क्या कहते हैं, आत्मघाती, जाके ड्रॉप करके वापस नहीं आएंगे। तो इस तरीके का वेपन्स यूक्रेन को बनाने में ये लोग हेल्प कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प कर रहे हैं, जो कि रशिया को न्यूसेंस क्रिएट करता रहे, कन्फ्यूजन करता रहे, बीच बीच में डालता रहे। उसको स्ट्राइक करने के लिए रशिया जो रिटेलिएट कर रहा है कि मैंने कीव, आपने जैसा भी दिखा रहे थे कि 10 बड़े शहर में ड्रॉप किया है, तो रशिया की कैपेबिलिटी है, अगर रशिया को पुश किया जाएगा तो ये स्टेप दोबारा लेगा।
उसको स्लो करने के लिए रशिया की तरफ है। इनका जो आप बता रहे थे CIA और M6 का जो बॉस है, इन लोगों का इंटेंशन ये देश क्लियर करना चाहते हैं जेलेंस्की को कि भाई हम तुम्हें सहयोग देते रहेंगे, तुम लड़ते रहो। ये शांति की तरफ इनका एक कदम भी नहीं होगा और ये नहीं चाहते शांति हो। जैसे चतुर्वेदी सर बता रहे थे कि दोनों देश परेशान हो चुके हैं, एटलीस्ट वहाँ की पब्लिक परेशान हो चुकी है, रशिया और यूक्रेन के। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि हम शांति पर पहुँचे ताकि हमारा समझौता हो और हमारा नुकसान ना हो। यूक्रेन तो बहुत बड़ा सफ़र कर रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया ने पहले टारगेट नहीं किया था, जिनको बर्बाद करना नहीं चाहता था, उनको विवश होकर भी रशिया को उनको टारगेट करना पड़ रहा है ताकि जो छोटे मोटे इनके जो ड्रोन जो बन रहे हैं, आत्मघाती ड्रोन हैं जो आके क्योस कर रहे हैं, इनकी स्पीड कम करने के लिए। और एक बहुत बढ़िया रशिया ने स्टेप लिया, जहाँ ड्रोन बन रही है उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। तो अगर इंटेलिजेंस रशिया की अगर अच्छी होगी और इनकी जितनी फैक्ट्री अगर तबाह कर देंगे, तब ये निगोशिएशन टेबल पर आएंगे और यूक्रेन को सारी बातें रशिया की माननी पड़ेगी। लेकिन सर सवाल यही कि क्या वाकई में नेगोशिएशन टेबल पर कुछ हल निकल पाएगा? संजय भारद्वाज सर, जैसा VK चतुर्वेदी सर ने बोला कि जो ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है, यानी जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का बड़ा इलाका है, वो मान लिया जाए कि अब यूक्रेन के हाथ से निकल गया है। अब सवाल यह कि डोनेट्स्क की अभी एक हमने तस्वीरें दिखाई, जो यूक्रेन का सैनिक है वो हाथ से झंडा लहरा रहा है, यानी कि अभी भी जो यूक्रेन है वो अपना क्लेम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इस आधार पर आपको लग रहा है कि कुछ बात हो भी पाएगी या फिर जो युद्ध है और विध्वंसक होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो डोनबास रीजन है, जो अभी आज के दिन रशिया के कब्जे में, रशिया के पास में है, रशिया चाहता है कि कुछ क्षेत्र जो, और इसमें ये मान के चलिए कि रशियन बहुल के लोग हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र को रशिया लूज नहीं करना चाहेगा। लेकिन इससे बड़ा जो मुद्दा है कि जहाँ पर यूक्रेन को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक अंदेशा है कि जो स्लोविक रीजन है पूरा, जिसको कहेंगे 1917 से पहले का जो क्षेत्र था, रशिया का प्रभाव था, रशिया वहाँ तक अपनी पहुँच बनाना चाहता है और इसीलिए रशिया इतना अग्रेसिव पूरे यूक्रेन में हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया का ये बड़ा इंटेंशन था। रशिया एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना चाहता था। ईस्टर्न यूरोप में जो बढ़ता हुआ नाटो का प्रभाव है उसको कम करना चाहता था। जहाँ तक दूसरी बात आती है कि सवाल कहाँ होता है, जैसे बर्न का स्टेटमेंट एक गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि दो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो शब्द है, एक म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल, एक होता है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन। तो सर्वाइवल होता है कि आप नेगोशिएशन, पीस और डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं हम इसको सुलझाते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन की आप उकसा रहे हैं, आप पता है बर्न को कि रशिया एक न्यूक्लियर पावर है और अगर रशिया के अस्तित्व पर खतरा होगा तो निश्चित रूप से अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि खाली डिफेंस के लिए न्यूक्लियर क्रिएट नहीं किया जाता, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी अगर उस पर पूरा अस्तित्व पे खतरा होगा तो निश्चित रूप से जो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो जाएगा और वो खाली रशिया के लिए घातक नहीं है, पूरे यूरोप के लिए घातक है। मुझे लगता है कि इस तरीके के गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और इसको डायलॉग के मेरे को जो सॉल्यूशन समझ में आता है कि देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच क्या हो सकता है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करे और रशिया ये अश्योर करे ज़ेलेंस्की छोड़ेंगे नाटो में ना जाने की जिद। जी ज़ेलेंस्की छोड़ेंगे नाटो में जाने की? ज़ेलेंस्की तो मोहरा बने हुए हैं। ज़ेलेंस्की, मुझे नहीं लगता आज अगर चुनाव हो जाए तो ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की जनता उसको समर्थन देगी, उसको चुनाव कराएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि रशिया को अश्योर करना चाहिए कि हम यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे, आप नाटो ज्वाइन मत कीजिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आखिरकार ये लोग एक ही हैं, ये पूरा स्लोविक रीजन की एक अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट एक ही है और रशिया और यूक्रेन रशिया का USSR का पार्ट रहा है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और उसमें मुझे लगता है भारत और डोभाल साहब एक और संजय सर अदा कर सकते हैं। संजय सर, सारा खेल दरअसल नैरेटिव पेश करने का है कि आप किस तरह से दुनिया के सामने अपना परसेप्शन देना चाहते हैं, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो या पुतिन हो। एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस का हमला हुआ है। FPV ड्रोन अटैक में BTR-4 व्हीकल तबाह हो गया। रूसी सेना पर हमले को बढ़ा रहा था BTR-4 और ये फाइटिंग व्हीकल है जिस पर अटैक किया गया। आप देख रहे हैं सैनिकों को इसी व्हीकल में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं और इसी पर ही ड्रोन अटैक होता है। FPV ड्रोन अटैक में BTR-4 व्हीकल तबाह हो गया। रूसी सेना पर हमले को बढ़ रहा था BTR-4 फाइटिंग व्हीकल और इस पर अटैक होता है। ये देखिए, ये अटैक हुआ है।
और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लग गई। यूक्रेन ने जारी की है तबाही की तस्वीरें। रूसी सेना पर यूक्रेन के हमले की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लग गई, खाक हो गई जलकर। यह तस्वीर आपके सामने। इधर खार्किव में आमने सामने की जंग चल रही है, आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के 3 ब्रिगेड का अचानक हमला हुआ है। रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स का हमला हुआ है। Швидше вигруза. Давай. और वहीं केमिकल अटैक को लेकर अभी की बड़ी खबर है, यूक्रेन पर हो सकता है केमिकल अटैक। यह अमेरिका की तरफ से दावा, रूस कर सकता है केमिकल अटैक। हाल ही में डोनेट्स्क में केमिकल वेपन का जो हथियार है उसके होने का दावा किया गया है। तो केमिकल अटैक पर भी यह बड़ी खबर है, यूक्रेन पर केमिकल अटैक हो सकता है। अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है, रूस केमिकल अटैक कर सकता है, यह अमेरिका दावा कर रहा है। और अगर वाकई में इस दावे में सच्चाई है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यह अपने आप में बेहद घातक हो सकता है। हाल ही में डोनेट्स्क में केमिकल वेपन होने की जो बात है वो कही गई। जहां केमिकल अटैक से यूक्रेन में भयंकर विनाश हो सकता है। रूस पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। डोनेट्स्क फ्रंटलाइन में केमिकल वेपन से अटैक, डोनेट्स्क में दम घोटने वाला केमिकल से अटैक। और यूक्रेन पर अब तक 4000 से ज्यादा बार केमिकल अटैक हुए हैं। दिसंबर 2023 से 3100 बार यानी 3100 बार केमिकल अटैक हुए हैं। 2024 में अब तक 600 बार केमिकल अटैक हुए हैं। अप्रैल 2024 में 444 केमिकल अटैक हुए हैं। तो ये केमिकल अटैक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। चतुर्वेदी सर, अगर आप इसके विनाश के बारे में थोड़ा सा और बता पाएं कि केमिकल अटैक किस तरह का होता है। इतने केमिकल अटैक हो चुके हैं और एक बार फिर से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि इसी के जरिए वार होगा। दीदी, ये केमिकल अटैक तो तकरीबन शुरुआत से ही हो रहे हैं। 2022 से शुरुआत हो गई है। रेड फॉस्फरस खूब यूज़ हुआ, वाइट फॉस्फरस यूज़ हुआ, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव आपने देखे होंगे, स्मर्श ने फायर किए। तो ये एक पार्ट है और मेरे ख्याल से दोनों देशों ने, यूक्रेन ने भी यूज़ किए हैं और रशिया ने भी यूज़ किए हैं ये सब। और केमिकल जो फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव वगैरह का है, वाइट फॉस्फरस, रेड फॉस्फरस, ये बेसिकली स्किन वगैरह पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। अभी तक मैं समझता हूँ कि बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ, मस्टर्ड गैस वगैरह वो और ज़्यादा भयानक होती हैं। लेकिन केमिकल वेपन्स जो कि यूएन कन्वेंशन के तहत ज़रूर इसमें बैन है, लेकिन वो सब देशों ने यूज़ किया है। और आज भी मैं देखता हूँ कि यूक्रेन ने भी यूज़ किया है और रशिया भी यूज़ कर रही है। स्मर्च के साथ भी फायर हुए हैं, BM-21 के साथ भी फायर हुए हैं। और मैं मिसाइल का मैंने नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि मिसाइल्स में भी कुछ केमिकल वेपन्स यूज़ हुए हों। जी बिल्कुल। और देखिए ओपी तिवारी सर, हम ये भी देख रहे हैं इस युद्ध में लगातार कैसे एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को भी एक दूसरे के खिलाफ छेड़ा गया है, खासतौर पर पश्चिम जो कि रूस के खिलाफ बयानबाजी करता है। क्या उसी से देखकर हम इस पूरे बयान को जोड़ सकते हैं जो अमेरिका दावा कर रहा है कि रूस एक बार फिर से केमिकल वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है? ये जो अमेरिका का बयान है इस समय पर बहुत गलत समय पाया है और बेबुनियाद भी कह सकता हूँ मैं इसको, कि छोटे स्केल पर जैसे चतुर्वेदी सर है वैसे हुआ था। बिकॉज कई वेपन्स, कई आर्मामेंट्स जो यूके से आए थे उसमें भी कुछ न्यूक्लियर के पोर्शंस थे, कुछ आर्मामेंट के पोर्शंस थे, यूक्रेन ने फायर किया था। लेकिन इस तरीके का बयान देना कि यूक्रेन पर अब केमिकल वॉरफेयर अटैक होगा इस स्टेज पर, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है और इसमें ज़्यादा मेरे को कोई लॉजिक नज़र नहीं आता। ये खाली दूसरों का वर्ल्ड ओपिनियन और जो आप बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को क्रिएट करने के लिए वो बैठा हुआ है ताकि रशिया को अगेंस्ट और अपना ओपिनियन डेवलप कर सके। लेकिन इस ओपिनियन से, इस फर्क से मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विश्व में कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक ये केमिकल वॉरफेयर ये कंसर्न है, जितने शहर हैं जो इसके रशियन बॉर्डर पर डोनेट्स्क में, इसकी तो 50% पॉपुलेशन तो डिस्प्लेस इंटरनली हो चुकी है। 6 मिलियन से ज़्यादा लोग तो बाहर जा चुके हैं। इन शहरों में तो कोई पॉपुलेशन है ही नहीं। तो इस किसको डिस्ट्रॉय करने का, उस पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने में रशिया का कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है।
रशिया का जो मेन उद्देश्य रहा है खाली एक बफर जोन बनाना ताकि नाटो वहां से दूर रह सके। इसमें कभी इस तरीके से रिसॉर्ट करना, गैर जिम्मेदाराना बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर ड्रॉप करना, गैर जिम्मेदाराना ये हरकत रशिया से उम्मीद कभी भी नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड सिनारियो पर देखें तो रूस को बदनाम करने की यह आपको कोशिश ज्यादा नजर आ रही है, जो अमेरिका का दावा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन ने एक और पुल को उड़ा दिया है विस्फोट करके। GMLRS मिसाइल हमले में यह पुल तबाह किया गया। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों से रूस का संपर्क कटा। ये देखिए, हमले से रूसी सप्लाई लाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। और बात अगर कुर्स्क इलाके की करें तो कुर्स्क में भीषण जंग जारी है। रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग इस इलाके में चल रही है। कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें कुर्स्क से दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां आमने सामने की जंग चल रही है। सामने रूसी सेना है, रूसी जवान है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के जवान लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, स्पेन यूक्रेन को देगा MIM-23 हॉक मिसाइल। स्पेन और यूक्रेन के बीच डील तय हो गई है। जल्द यूक्रेन को मिलेगा MIM-23 हॉक मिसाइल का जो पूरा कंसाइनमेंट है वो दिया जाएगा। और जानकारी सामने आ रही है कि यूक्रेन तक बहुत जल्द यह हथियार पहुंच जाएंगे। संजय सर, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जो अभी आप कूटनीतिक तौर पर देख रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच में जो आलम है, जंग तो चल रही है ग्राउंड जीरो पर, सब हम देख रहे हैं, और ये विध्वंसक भी है। केमिकल अटैक भी हो रहे हैं, ड्रोन से भी अटैक हो रहे हैं, MLRS व्हीकल को तबाह किया जा रहा है। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर आप किस हद तक मानते हैं अभी क्या बढ़त मिली है? देखिए, मैं इसको बेसिकली तीन डिफरेंट स्टेक होल्डर के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। एक डोमेस्टिक स्टेक होल्डर है जिसमें जो चाहे जेलेंस्की है या पुतिन है अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि जैसे कुर्स्क में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ तो पुतिन को लगा कि कहीं उसकी ज़मीन तो नहीं खिसक रही है जनता के बीच में, रशियंस के बीच में, तो वो ज़्यादा ऑफेंसिव हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रीजनल स्टेक होल्डर्स की बात है तो मुझे लगता है जैसे अभी स्पेन मिसाइल दे रहे हैं तो ये नाटो के ऑब्लिगेशंस में मिसाइल दे रहे हैं, लेकिन जो रीजनल एक्टर्स हैं वो नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, क्योंकि सारा जो सफ़र हो रहा है यूरोप हो रहा है। एनर्जी का क्राइसिस यूरोप को झेलना पड़ रहा है, फूड का क्राइसिस पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है, फ्यूल क्राइसिस पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ रहा है। तो रीजनल और ग्लोबल साउथ कभी नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट हो। अब आता है जो इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं, जो जिसको स्टेक होल्डर हैं, उनको बेसिकली वो चाहते हैं कि ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं, जो मिलिट्री पावर रशिया है, वो अपने क्षेत्र में ही अपनी कॉन्फ्लिक्ट में उलझ के वहीं पर ही ख़त्म होता जाए। तो इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने में, उसको एग्जेजरेट करने में। अब सवाल आता है कि जो सफरर है, जिसमें आपने कहा जैसे ग्लोबल साउथ है, इंडिया है, तो ये जो सफरर है या जो इमर्जिंग और एस्पिरेंट जो पावर्स हैं वो चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक और डायलॉग के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो। मैंने पहले बात कही कि जिसमें चाहे मेक्सिको है, चाहे वो भारत है, भारत का खासकर क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया विजिट किए, उसके बाद वो यूक्रेन गए और अभी अजीत डोभाल जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत, क्योंकि भारत इसकी कीमत समझता है, क्योंकि पूरे जैसे तो संजय सर आपने बताया इंटरनेशनल जो मुल्क हैं, जो देश हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज का। लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आई कि चीन भी और ब्राजील भी मध्यस्थता करने में अहम योगदान दिखा सकता है, तो अमेरिका यहाँ पर चिढ़ जरूर सकता है। एक और बड़ी बात कि रूस जाएंगे NSA अजीत डोभाल, ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से, जब यूक्रेन युद्ध चल रहा हो, रूस जाएंगे NSA अजीत डोभाल। भारत के NSA प्रधानमंत्री मोदी और डोभाल को भेज रहे हैं रूस। सूत्रों के हवाले से खबर, रूस में पुतिन से होगी डोभाल की बातचीत। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर बातचीत करेंगे डोभाल। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में पुतिन से जो बातचीत हुई थी उसके बाद ये बहुत अहम कदम बताया जा रहा है।
तो रूस यूक्रेन जंग रुकवाएगा भारत, यह अब बड़ा सवाल के साथ साथ बहुत बड़ी उम्मीद है आज पूरी दुनिया की। यूक्रेन युद्ध में शांति को लेकर पूरी दुनिया की भारत पर अब नजरें आकर टिक गई है। पीएम मोदी की शांति की पहल अगले दौर में पहुंच गई है। पुतिन से हरी झंडी मिलने के बाद अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर अजीत डोभाल पुतिन से बात करेंगे। कुछ दिन पहले पीएम मोदी पुतिन में बात हुई थी। पीएम मोदी ने कहा था एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजेंगे। पुतिन ने यह भी कहा यूक्रेन के साथ बातचीत करने को तैयार है। भारत, चीन और ब्राजील ही मध्यस्थता करेंगे, ये पुतिन की तरफ से कहा गया था। वीके चतुर्वेदी सर, इस यात्रा को लेकर जो खबर आ रही है कि अब अजीत डोभाल जाएंगे रूस, कितनी उम्मीदें आपको हैं? उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि विश्व में अगर एक देश है जिसके ऊपर रशिया और यूक्रेन दोनों विश्वास रखते हैं, वो केवल भारत है। और दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, समर्पण भाव है किसी समस्या को सुलझाने के लिए, ये भी सबको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो एनएसए साहब जा रहे हैं, ये कुछ ऑप्शंस लेके ज़रूर जा रहे होंगे, प्रधानमंत्री से अप्रूवल लेके जा रहे होंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब से बातचीत की होगी और उसको डिस्कस करके फिर आएंगे। हो सकता है यूक्रेन भी जाएं और कुछ ना कुछ ज़रूर जो पॉजिटिव, सकारात्मक, मुझे बहुत उम्मीद है इसमें निकलेगा। और एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ये जो भी समझौता होगा वो विक्टर और वैंक्विश्ड के स्थिति में नहीं होना चाहिए। डिग्निफाइड, दोनों को ऑनरेबल कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, वो ग्रेस बना रहना चाहिए। बड़ी बात आपने कही चतुर्वेदी सर। और एक और बड़ी खबर, पुतिन के बाद इटली की प्रधानमंत्री ने भारत पर भरोसा जताया है और ये भरोसा बहुत अहम है। भारत रुकवा सकता है रूस यूक्रेन की जंग, जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से कहा गया। रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा भारत ही सुलझा सकता है। एक भरोसा मुल्कों में बढ़ रहा है भारत की ओर कि भारत ये जंग रुकवा सकता है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद बोली हैं जॉर्जिया मेलोनी। पुतिन ने भी कहा था भारत मध्यस्थता कर सकता है। तो दुनिया को भारत से आस है। भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी भारत की तरफ से। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से कहा गया युद्ध खत्म कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अगर आज किसी की है तो वह है भारत की। बातचीत में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है भारत। जी हाँ, और दोनों पक्षों की बात को समझने की जरूरत है। जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से कहा गया भारत, चीन अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो तिवारी सर, आपको क्या लगता है ये जो भरोसा बढ़ रहा है मुल्कों के बीच में भारत के प्रति, भारत की भूमिका के प्रति, उसके रोल के प्रति, वो कितना अहम है? देखिए, भारत के ऊपर रूस का भरोसा तो काफ़ी था। अब ये पहला एक मेजर कंट्री है नाटो का जो इसने अपना फेथ इंडिया के ऊपर झुकाया है। इस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं कहूँगा, लेकिन साइकोलॉजिकल इंप्रेशन नाटो कंट्रीज़ में इटली की तरह और कई देश अगर सामने आएंगे तो निश्चित रूप से भारत इसको सीज फायर करने में सफल होगा, सक्षम होगा और अच्छे कंडीशंस पे होगा, जैसे चतुर्वेदी साहब बता रहे थे। लेकिन उस दूसरे ग्रुप की आवश्यकता बहुत ज़रूरत थी। ये पहली बार इटली ने सपोर्ट किया है, तो इससे मैं काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी कि ताकि ये सफल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है इस संदर्भ में। ठीक है, यानी नाटो कंट्रीज की तरफ से जब उम्मीद जाहिर की जा रही है, भरोसा भारत पर जताया जा रहा है, तो अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है। और अब देखना होगा कि अजीत डोभाल जब जाते हैं रूस, तब वहां पर किस तरह से आगे जो संभावनाएं और बनती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए।